हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स हमारा 10th क्लास का चैप्टर 1 है और ये हमें नंबर्स की दुनिया में आगे लेकर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बुक का फर्स्ट चैप्टर ओपन कर रखा है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर के अंदर काफ़ी थ्योरम्स पढ़नी है और मेनली आप यहाँ देख सकते हैं हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये बहुत मेन थ्योरम है सीबीएसई बोर्ड्स की वजह से भी, और इनका यूज़ भी रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब सवाल है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। जैसा कि हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि रियल नंबर्स हमारे सारे नंबर्स का बैग होता है। रियल नंबर्स हमारे दो तरह के नंबर्स से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स। जैसा कि आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि रियल नंबर्स यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स का ग्रुप क्या होता है। रैशनल नंबर्स तो हमें सबको ही पता है, जैसे बुक में मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि बुक में भी लिखा हुआ है रैशनल नंबर्स p बाई q की फॉर्म में वो नंबर्स होते हैं जिनके न्यूमरेटर में p और डिनोमिनेटर में q होता है, जहाँ पर हमें q ज़ीरो नहीं रखना है। इस डेफिनेशन को काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। वेल, ज़ीरो क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो क्वांटिटी होगी या ज़ीरो नंबर होगा, तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर डिविजिबल नहीं है, यानी कि वो नॉट डिफाइंड है। ओके, हमने क्लास 9 में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स पे पढ़ रखे हैं। जैसा कि यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, लेकिन हमारे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो इसी के साथ हम आगे भी बढ़ते हैं। हमें अब मिलता है इसके अंदर, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पर हमें मिलती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आप जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है। हम अब स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो दोस्तों, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर थ्योरम है, प्रॉपर एक डेफिनेशन है इस लेमा की। जैसे कि ये थ्योरम कहती है कि हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b हैं। अगर हमारे पास दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, याद रखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव a एंड b, तो उन दोनों के बीच एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, यूनिक इंटीजर, जिसे हम q और r कह देंगे। यहाँ मेंशन है q एंड r। ओके, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। फिर से एक बार, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें ये बताता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, तो उनके बीच एक यूनिक इंटीजर q एंड r एग्जिस्ट करेगा। वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब वो एक ही होगा, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ये उसकी यूनिकनेस है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। और ये कंडीशन कुछ इस तरह है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर
r is equal to n less than b, a is equals to bq plus r, where r is greater than equal to 0 और less than b। मतलब क्या हुआ इसका? अब नेक्स्ट पेज पर आते ही हमें कुछ दो और डेफिनेशंस मिलती हैं, एक तो एल्गोरिथम और लेमा। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज एन सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अस प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब क्या हुआ दोस्तों? एल्गोरिथम हमारा एक ऐसा वेल डिफाइंड, यानी कि एक प्रॉपर सीरीज, प्रॉपर स्टेप्स हों जो हमें प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर दें, एक तरीका दें प्रॉपर। और ये इसका कुछ हिस्टोरिकल प्रीव्यू भी है। नेक्स्ट हमें पता चलता है लेमा। A lemma is a proven statement used for proving another statement. लेमा एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो खुद तो प्रूव हो चुका हो और दूसरी किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने में हमारी मदद करता है। इसका कुछ हिस्टोरिकल प्रीव्यू भी कुछ ऐसा है कि जो वर्ड एल्गोरिथम है वो हमें 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी थे, उन्होंने हमें दिया था। इनफैक्ट उनकी जो बुक्स थी और जो ये वर्ड हमें गेन हुआ, ये जो हमें अलजेब्रा वर्ड ड्राइव हुआ उस बुक से, उस बुक का नाम था हिसाबुल जबर वल मुकाबला। ये उनकी एक बुक थी जिससे हमें ये वर्ड ड्राइव मिलता है। फर्दर हम पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा, जिसे हम यूज़ करते हैं HCF। ये देख सकते हैं आप, HCF दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में मेजर करने के लिए। मीन्स मेरे पास दो कोई भी नंबर्स हैं, जैसे सपोज यहाँ पर मुझे दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, उनके बीच में एक पॉजिटिव इंटीजर d है जो वो दोनों को a और b को डिवाइड करता है। मीन्स यानी कि वो उन दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है किसी भी दो नंबर्स के बीच में वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों से ही मल्टीप्लाई हो रहा हो, सबसे बड़ा। हालांकि इंडिविजुअली उस नंबर से काफ़ी डिजिट्स, मतलब काफ़ी मल्टीपल्स निकाले जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा रखा है। जैसे कि हम देखते हैं कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए किस तरह यूज़ करते हैं, अब देखते हैं। जैसे हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, 455 एंड 42। तो हमें इनके बीच में एक ऐसा लार्जर इंटीजर ढूंढना है जो इनका कॉमन फैक्टर हो। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लगा सकते हैं, चलिए देखते हैं। हमने इस फॉर्मेट को, जिस फॉर्मेट में इक्वेशन लिखी गई है, इसको क्लास 9 में पढ़ा होगा। ये कुछ इस तरह है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर टाइम्स क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आई होप आप सबको ये याद होगा कि क्लास 9 में हमने ऐसा फॉर्मेट, और अपनी कई प्राइमरी क्लासेस में या मिडिल क्लासेस में भी हमने इनको पढ़ रखा है। ठीक है, 455 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि जब हम 455 को 42 से डिवाइड करेंगे तो 42 टाइम्स दिस मीन्स दिस डिवाइजर टाइम्स क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके गाइस, तो हमें ये पता चलता है कि जब हम 455 को 42 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो हमें 10 एज अ क्वेश्चन
और 35 एज अ रिमाइंडर मिलता है। क्लियरली हमें इनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो अभी तक नहीं मिला, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 35 बच रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब 0 हमारा रिमाइंडर होना चाहिए। तो कंसिडर करते हैं डिवाइज़र है। अब हम लेमा किस किस पर लगाएंगे, 42 पर और 35 पर। तो डिवाइज़र 42 है और हमारा रिमाइंडर 35 है। तो अगेन हम अप्लाई करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हमें क्या मिलता है, अप्लाई करने के बाद उसी फॉर्मेट में वापस से हम इसको फिर लिखेंगे। 42 is equals to 35 times 1 plus 7। तो 42 is equals to 35 times 1 plus 7 हमारा इस बार आंसर आया, और हमें मिला 35 times 1 यानी कि 1 एज अ क्वेश्चन और 7 एज अ रिमाइंडर। समझ आया आपको? 35 टाइम्स मिला हमें 1, यानी कि जो हमें अब जो मिला इक्वेशन में, तो हमारा 7 एज अ रिमाइंडर बचा है, जो कि फिर हमें ये पता चलता है कि ये 0 नहीं है, जो कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 35 नहीं हो सकता। तो अब हम किस किस के बीच में अप्लाई करेंगे, 35 और 7 को। याद रखिए जो नंबर यहाँ पर बी के फॉर्म में होता है उसी को हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट टर्म पे हम यूज़ करेंगे इस नंबर को जो बी के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो आप पीछे देख चुके हैं, और फिर हम यूज़ करेंगे इसका डिवाइज़र एज इसका रिमाइंडर। मीन्स ये जो रिमाइंडर है ये इसको जब इसका डिवाइज़र हो जाएगा, देन हमारा जो डिवाइज़र है 35 को नेक्स्ट टाइम पर हमारा डिविडेंड बन के दिख रहा है। तो 7 से जब हम 35 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्लियरली दिखता है कि 5 टाइम्स ही कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर में हमें 0 मिल जाता है। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, 0 आने का मतलब है कि हमारा 35 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 7 से, यानी कि हमारा जो HCF इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों के बीच में मिल रहा है वो हमें 7 मिल रहा है, जो दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता जा रहा है। आप फिर से यहाँ नोटिस कर सकते हैं और मेंशन भी किया है कि जो रिमाइंडर है वो 0 बन चुका है, और इसी वजह से हम इस प्रोसेस को आगे भी प्रोसीड नहीं कर सकते। इसलिए हम ये क्लेम कर देते हैं, यानी कि हम इस ऑब्जर्वेशन पर पहुंचते हैं और इस रिज़ल्ट पर पहुंचते हैं कि जो इन दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो डिवाइज़र है। इस स्टेज पर हमें जो इनका डिवाइज़र मिला है वो 7 है, जो कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल चुका है। अगर आप इसको और फर्दर देखना चाहें तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अपने जो पिछले मेथड वर्क्स आपने कर रखे हैं क्लास 7-6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के लिए, उससे भी आप चेक कर सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा। तो हम इसको मैथमेटिकली मतलब हमें एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हर चीज़ के लिए मैथमेटिक्स में चाहिए होती है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम यहाँ स्टेट करते हैं क्या होता है। तो हम इससे क्या पता चलता है कि दो किसी भी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स सी एंड डी कह देते हैं हम, जहाँ पर सी डी से ग्रेटर होना चाहिए। अगेन ये ग्रेटर होना ज़रूरी है ताकि हम इस पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकें, अदरवाइज़ हम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं और इम्पॉसिबल हो सकता है। ओके, होप सो आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हम फिर इसके बाद स्टेप्स हम कुछ फॉलो करेंगे जब हमारे पास दो नंबर सी एंड डी आ जाएंगे। तो स्टेप 1 क्या है, हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सी और डी पर अप्लाई करना है। दैट मीन्स हमें जब हम इस पर अपना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो हमें दो होल नंबर्स क्यू और आर मिल जाएंगे, जिसको हम फिर इस फॉर्म में लिख सकेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर करा है। आपको याद है हम यहाँ पर
कर चुके हैं। C is equals to dq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than d. अगेन सेकेंड स्टेप में हमें ये पता चलता है कि अगर r हमारा 0 है तो d जो है C और d का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF है। जहाँ पर हमारा r 0 नहीं है, अगर ये अनदर केस है, सॉरी ये एक अनदर केस है, अगर हमारा r 0 की इक्वल नहीं है तो हम जो लेमा लगाएंगे d और r पर, फिर हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। और थर्ड स्टेप में उसने यही कहा है कि अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हम 0 तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, हम उस जब तक अपना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी एल्गोरिथम हम अपना लगाते रहेंगे और इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। और इसी तरीके से हमें फिर एक स्टेप पे जाके, जैसे हमें यहाँ पर 2-3 स्टेप्स के अंदर हमें यहाँ पर जाकर 0 मिल गया था, तो 0 मिलने का मतलब है जो हमारा डिवाइज़र है वो अब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। होप सो आप सभी को ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ही एक और बात कहता है कि जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम है ये सिर्फ HCF C और D और HCF D और R को इक्विवेलेंट, यानी कि जब हमारा दो नंबर C और D का HCF इक्वल होगा D और R के, जहाँ पे ये सिंबल HCF C एंड D इन दोनों नंबर्स के HCF को डिनोट करता है। या फिर से एक बात, ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये हमारा इस कंडीशन के फुलफिल होने पर ही वर्क करेगा। इस सिंबल का मतलब होता है इन दोनों नंबर्स का HCF। अगेन हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये जब ही वर्क करेगा जब ये इस कंडीशन को फुलफिल कर पाए। क्या है ये कंडीशन? C और D का HCF, ये सिंबल जो है हमारा ये HCF C एंड D, इसका मतलब होता है दोनों नंबर्स यानी C और D का HCF। तो जब हमारा इन दोनों नंबर्स का C एंड D का HCF D और R के इक्विवेलेंट होगा, जब ही हम एल्गोरिथम यूज़ कर सकेंगे। ओके गाइस, फिर हमें ये पता चलता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें इन दोनों नंबर्स के बीच इनका HCF फाइंड करना है। पहले तो हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा इनमें से बड़ा है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, और फिर हम अपना लेमा अप्लाई करना शुरू करेंगे। और फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में पता चलता है कि इस